हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में बताएंगे और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखा जाए तो बांग्लादेश के उद्भव के संबंध में या उसके समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विकसित अमेरिका, चीन सिद्धांत में भारत के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। एक ओर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की साठगांठ से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन एवं अस्त व्यस्त हो रहा था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के दो संभागों के बीच झगड़े, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य जो झगड़े हो रहे थे, उसका सीधा प्रभाव भारत पे देखा जा रहा था। और पूर्वी बंगाल में या कहें कि पाकिस्तान की जो सैनिक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप देखा गया कि लाखों लोग कि लाखों लोगों को अपना वतन छोड़ करके भारत आना पड़ा। और पाकिस्तान की सैनिक कार्यवाही के कारण उनको जब भारत छोड़ना पड़ा, देखा गया कि भारत में करोड़ों लोग विस्थापित होकर के रह रहे हैं। और उसका प्रभाव यह देखा गया कि उनका जो आपसी संबंध था, उसका प्रभाव भारत में देखा इसलिए गया क्योंकि वो जो जनसंख्या भारत में आ रही थी शरणार्थी के रूप में, वह यही निवास कर रही थी, न बांग्लादेश में जाने को तैयार थी, न पाकिस्तान में जाने को तैयार थी। जो समय पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था। तो देखा गया। और दूसरी चीज, भारत में जब लोग आए तो दो तीन चीजें देखनी पड़ी। एक तो धीरे धीरे शरणार्थियों की संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग करोड़ों में हो गई। और जो करोड़ों में जनसंख्या थी, लगभग पहली बार देखा गया किसी देश में इतनी बड़ी जनसंख्या शरणार्थी के रूप में निवास कर रही हो, उसका व्यवहार, उसका वातावरण पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर दिखाई दे रहा था। और देखा गया इस विशाल जन समुदाय के खान पान, रहन सहन और स्वास्थ्य संबंधी जो भी देखभाल का भार था, वह भारत पर था। इससे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात भारत की सुरक्षा, अखंडता व सार्वभौमता को अक्षुण्ण बनाए रखने की थी। विश्व के अधिकांश देश इस प्रसंग पर तटस्थ थे क्योंकि वे इस आग की लपट से बहुत दूर थे। इसका किंतु पूर्वी बंगाल में जो कुछ भी घटित हो रहा था, उसे देखते हुए भारत न तो तटस्थ रह सकता था और न विरक्त। क्योंकि अगर तटस्थ रहेगा तो देखा गया जो शरणार्थी आए हैं उनको फिर इधर से उधर जाना पड़ेगा। और अगर विरक्त है तो जितनी जनसंख्या आ रही है, हो सकता है उससे कहीं ज्यादा भारत में और निवास करने लगेगी। वो देखा गया। इसी तरह अगर एक घटना घटती रही तो देश की संसद, अखबार, राजनीतिक दल और प्रबुद्ध जन सभी बांग्लादेश की जनता और उसके नेताओं को समर्थन देने की मांग करने लगे। क्योंकि जो भारतीय थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो नेता थे, जो जननेता थे, वो सभी चाह रहे थे कि जो बीच का भाग है भारत का, या पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य में जो भारत का है, ये बीच में जो जनता पिस रही है, उससे किसी तरह मुक्ति मिल जाए। देखा गया कि पाकिस्तान ने धीरे धीरे पूर्वी बंगाल में अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर ली। पश्चिमी सीमांत पर पाकिस्तानी सेना ने जमाव की स्थिति को और बढ़ा लिया और उसका विस्फोटक प्रभाव यह पड़ा कि युद्ध के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। क्योंकि निक्सन माओ वहां के जो थे, वो विदेशी पूर्वी बांग्लादेश में मिलने जा रहे थे लोगों से, जनता से। और उसका प्रभाव यह देखा गया, भारत यह समझने लगा कि जो शक्तियों का मिलन भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। जब जाकर के 3 दिसंबर 1973 को पाकिस्तान ने पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, आगरा और श्रीनगर पर वारी कर इस उपमहाद्वीप पे युद्ध छेड़ दिया। तो 2 सप्ताह की घमासान लड़ाई के बाद बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तान को शस्त्र डालने पड़े और बांग्लादेश आजाद हुआ तथा शेख मुजीबुर रहमान रिहा कर दिए गए। और रिहा करने के बाद उन्हें बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और देखा गया कि यह जो संबंध स्थापित हुआ भारत का और बांग्लादेश का, उसमें कुछ कड़ियां हैं या कुछ संबंध ऐसे हैं
जिसको हम भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखा गया है कि भारत का संबंध पहला जो होगा तो हम इसे 1971 से लेकर 1975 तक बांटते हैं। तो इसमें देखा गया कि भारत और बांग्लादेश, जब बांग्लादेश आजाद होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो 6 दिसंबर 19 पेपर में विकल्प में भी आते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, तो उसमें लिखा जाता है 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी, क्योंकि एक स्वतंत्र देश बना जिसे वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो 6 दिसंबर 1971 को तो 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ, या कह सकते हैं कि आजाद हुआ, तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी, अमान्यता थी तथा अन्य ऐसे कारण थे जिनका प्रभाव भारत में देखा गया। परंतु जब 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण होता है, उसके 4 दिन बाद ही 10 दिसंबर 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति नजरुल इस्लाम के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार भारतीय सेना पद की अध्यक्षता में एक संयुक्त कमान का निर्माण किया गया। जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिए, तो स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हो गया। और भारत के प्रयासों से 9 जनवरी 1972 को शेख मुजीब को पाकिस्तानी जेल से रिहा कर दिया गया और 10 जनवरी 1972 को भारत पहुंचे तथा शेख ने भारत के प्रति अपने आभार को व्यक्त किया। और एक चीज कहते हैं शेख मुजीब भारत के विषय में एक बात कहते हैं, कहते हैं कि भारत बांग्लादेश एक असीम भाईचारे में बंध गए हैं, उसका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता भुला नहीं सकता है। इतनी बड़ी बात उन्होंने भारत के विषय में कही, क्योंकि बांग्लादेश को आजाद कराने में जितना अधिक योगदान भारत का रहा, शायद कोई देश बांग्लादेश की इतनी सहायता किया हो। इसीलिए देखा गया कि शेख मुजीब ने कहते हैं कि जो भाईचारे का निर्माण किया है भारत ने, उसे बांग्लादेश कभी भुला नहीं सकता है या कभी भूल भी नहीं सकता है। और देखा गया कि जब स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय से लेकर 1975 तक भारत बांग्लादेश का संबंध जो था बहुत ही घनिष्ठ, या कह सकता है घनिष्ठ के साथ साथ मित्रतापूर्ण था। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के प्रति दोनों देशों के दृष्टिकोणों और विचारों में काफी समानता रही। दोनों ही देश धर्मनिरपेक्ष, पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करते रहे। दोनों हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखना चाहते थे। बांग्लादेश को मान्यता में भारत की कूटनीति अधिक सक्रिय रही। शेख मुजीब के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित संधियों में समझौते किए गए। पहला है
पहला समझौता जो समझौता किया गया या कह सकते हैं कि दोनों संधि की गई, उसमें 19 मार्च 1972 को मैत्री संधि थी। इसके माध्यम से देखा गया कि 1972 में जब यह संधि होती है मार्च में, तो उसके पहले 1 महीने पहले फरवरी 1972 में शेख मुजीब की भारत की यात्रा होती है और उस यात्रा में आए हुए उन्होंने 1971 में जब आते हैं, 72 में आते हैं, तो देखते हैं कि मार्च 1972 में जब वो आते हैं, शेख मुजीब भारत आते हैं, तो उनके तुरंत जाने के बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की बांग्लादेश की यात्रा पर जाती हैं और 19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक मैत्री संधि हुई, जिसकी अवधि 25 वर्ष की थी। इस संधि के द्वारा दोनों देशों के एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे की सीमाओं का आदर करने, एक दूसरे के विरुद्ध किसी तरह की सहायता करने तथा विश्व शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने आदि संकल्प किए गए और देखा गया कि इसका प्रभाव भारत और बांग्लादेश के साथ-साथ विश्व के अनेक संगठन और अनेक देशों पर पड़ा और इसी को देखते हुए भारत की यह जो मैत्रीपूर्ण संधि थी, बहुत ही सुदृढ़ और बातचीत के माध्यम से बहुत से ऐसी जो बातें थी, उनको बातचीत के माध्यम से हल किया गया और उसका प्रभाव रहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों भारत और बांग्लादेश की मजबूत हुई और दूसरा है व्यापार समझौता। तो भारत बांग्लादेश के मध्य जब ये चीजें घटनाएं घटने लगी कि 19 मार्च को मैत्रीपूर्ण जो संधि हुई थी, उसके तुरंत बाद ही भारत और बांग्लादेश के बीच 25 मार्च 1972 को 25 मार्च 1972 को व्यापार संधि या मैत्रीपूर्ण संधि के साथ-साथ एक व्यापार समझौता भी हुआ, जिसके अनुसार सीमाओं के दोनों तरफ 16-16 किलोमीटर तक स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था की गई थी। इसमें आयात और निर्यात के साथ-साथ विनिमय संबंधों पर नियंत्रण नहीं था। इस देश के लोग देश में व्यापार कर सकते थे 16 किलोमीटर और बांग्लादेश के लोग भारत में 16 किलोमीटर तक व्यापार कर सकते थे। इन दोनों देशों के मध्य जो व्यापार होता था या जो विनिमय होता था, उसमें किसी तरह का नियंत्रण नहीं था, क्योंकि दोनों देशों में व्यापार का समझौता हुआ था और इसी को देखते हुए यह जब समझौता होता है, इसका प्रभाव दोनों देशों के मध्य व्यापार में दिखाई देता है, जिसका सही रूप से देखें तो खुला व्यापार जब होता था, तो दोनों देशों की जनता आपस में एक दूसरे में मिलती थी, जिसका प्रभाव मित्रतापूर्ण रहता था। और इसके बाद तीसरा समझौता आता है, संबंध के बारे में आता है। तीसरे समझौते के रूप में हम देखते हैं कि आर्थिक सहायता, क्योंकि जब बांग्लादेश का निर्माण होता है या बांग्लादेश जब आजाद होता है, तो उसकी जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति तीनों बहुत कमजोर थी। उसको सुदृढ़ बनाने के लिए भारत अपनी ओर से आर्थिक मदद करता है, तो तीसरा हो जाता है आर्थिक सहायता। तो देखा गया कि बांग्लादेश के आर्थिक निर्माण में या आर्थिक कह सकते हैं कि आर्थिक पुनर्निर्माण में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जब आर्थिक समझौता होता है तो उसमें भारत 25 करोड़ रुपए मूल्य का मात्र 25 करोड़ मूल्य का माल जिसके माल और सेवाएं प्रदान करने का वचन दिया तथा भारत ने बांग्लादेश को 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा
ऋण देने का निश्चय किया, जिसके द्वारा बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और जो 25 करोड़ रुपए का सामान गया, या कह सकते हैं वस्तुएं निर्यात की गई बांग्लादेश में जाती है, और उसके अलग से 50 करोड़ पाउंड जो उसे दिया जाता है, 50 लाख पाउंड, तो उसके माध्यम से उसके आर्थिक रूप में एक नई क्रांति आती है। और उस नई क्रांति के माध्यम से बांग्लादेश का जो विकास होता है वह देखा गया है कि मूल रूप से मूल चूक परिवर्तन होता है। उसका प्रभाव बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी दिखाई देता है और विदेश के अन्य भागों में दिखाई देता है, क्योंकि बांग्लादेश की मजबूती भारत की मजबूती का एक भाग था, क्योंकि वह एक भाग को कवर करता था। क्योंकि विदेशी आक्रांताएं या कह सकते हैं कि बर्मा से जो भी शरणार्थी आया करते थे, एक ही माध्यम था कि या पूर्वी भारत से आए या बांग्लादेश के साइड से आए। तो उसमें देखा गया कि आर्थिक सहायता जब होती थी तो दोनों में आर्थिक मदद के कारण भारत एक मजबूत स्थिति के रूप में उभरा, और उसी के साथ साथ बांग्लादेश को भी एक नया नाम और एक नया स्थान दिया। और उसके बाद आता है चौथे के रूप में हम कह सकते हैं, तो उसकी जब आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति या मैत्रीपूर्ण संधि होती है, तो उसके बाद आता है सांस्कृतिक समझौते। तो सांस्कृतिक समझौते के बारे में कह सकते हैं कि 23 दिसंबर 1972 को यह जब समझौता दोनों देश के बीच एक समझौता होता है, इस समझौते में दोनों देशों की सांस्कृतिक एकता एक साथ मिलती है। और यह जो समझौता होता है तो 30 दिसंबर 1972 को 30 दिसंबर 1972 को जब यह समझौता दोनों देशों के बीच मध्य होता है, समझौता सांस्कृतिक था और सांस्कृतिक हुआ, जिनमें दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया गया। साथ ही पाकिस्तान के साथ 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता और 18 अगस्त को युद्धबंदी समझौता करते समय भी भारत ने बांग्लादेश से परामर्श किया। अप्रैल 1974 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके अनुसार सभी पाकिस्तानी युद्धबंदी मुक्त कर दिए गए। और 1974 में बांग्लादेश और भारत के बीच सीमांकन संबंधी समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारत ने दाहग्राम और अमरकोट का क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने बेरुबाड़ी तथा भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया। और मई 1974 में भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में भारत ने बांग्लादेश को 40 करोड़ रुपए देना स्वीकार किया तथा इस ऋण का उपयोग बांग्लादेश ने रेल के डिब्बे और अन्य उपकरण जैसे सीमेंट, मशीनें, कृषि उपकरण खरीदने के लिए किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शेख मुजीब का कार्यकाल 1971 से लेकर और 1975 के मध्य जितना मधुर रहा, उसी के बाद 75 के बाद उससे कहीं ज्यादा भारत और बांग्लादेश के मध्य एक कटुता का भाव उत्पन्न हुआ, जो 1971-75 से लेकर के और 1991 के मध्य देखा गया। क्योंकि शेख मुजीब को वहां फांसी दे दी गई और सेना के हवाले देश कर दिया गया, जिससे भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भी विवाद था वह और बढ़ता गया, जो भी घनिष्ठ संबंध था वह भी और बेकार खत्म होता गया। और धीरे धीरे भारत और बांग्लादेश का जो संबंध था, यह कह सकते हैं कि एक उतार चढ़ाव भरा था।
और उस उतार चढ़ाव भरे संबंध में कई ऐसे मौके आए जिसमें दोनों देशों के मध्य आवागमन, व्यापार और आर्थिक स्थिति, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन पर रोक लगाई गई और उसी का परिणाम रहा कि 1975 से लेकर 1991 के मध्य जो भी संबंध रहा वह उतार चढ़ाव और कठिनाइयों भरा रहा, क्योंकि जो मित्रता का भाव पैदा किया गया था शेख मुजीब और इंदिरा गांधी के मध्य 1971 से लेकर और 1975 के मध्य, वह धीरे धीरे नष्ट होता गया और उसी का परिणाम रहा कि वह धीरे धीरे समाप्त होता गया। जैसा कि मैं भी बता रहा था कि 1971 से लेकर 1975 तक का शेख मुजीब और इंदिरा गांधी के बीच का जो संबंध था वह मधुर एवं घनिष्ठ था, परंतु 1975 के बाद जैसे ही तानाशाही उत्पन्न होती है बांग्लादेश में, तो भारत और बांग्लादेश का संबंध जो था वो धीरे धीरे उतार चढ़ाव भरा होने लगा और उसका परिणाम यह रहा कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनमें भारत और बांग्लादेश दोनों घनिष्ठता के साथ साथ कटुता का वातावरण पैदा होता गया और वह दोनों देशों के बीच देखा जाने लगा। तो दूसरे रूप में हम देख सकते हैं, तो एक समय तो यह था कि 1971 से लेकर 1975 तक और फिर उसके बाद शेख मुजीब के बाद 1975 से लेकर और 1982 तक एक इस कार्यकाल में देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है इसके मध्य था, भारत और बांग्लादेश का 7 साल का जो संबंध था, इसमें अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे हम देखने के बाद कह सकते हैं कि यह जो समय था भारत और बांग्लादेश का जो समय था वो अनेक उतार चढ़ाव भरा रहा। हम देखते हैं कि 1975 से लेकर 1982 के मध्य हम अगर देखें तो जब 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब की हत्या कर दी जाती है 1975 में, 15 अगस्त 1975 को तो मुजीब की हत्या कर दी गई, पहले खोदकर मुश्ताक अहमद और फिर 6 दिसंबर कर दी गई, पहले खोदकर मुश्ताक अहमद को और फिर 6 दिसंबर 1976 को जस्टिस आबू फादब फयाम राष्ट्रपति के रूप में 30 जनवरी 1977 को मेजर जनरल जिया उर रहमान ने मुख्य मार्शल का प्रशासन बनकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो उस समय जो समय था तो देखा गया कि इसी समय अधिकार जमाने के बाद मई 1981 में जिया उर रहमान की भी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या कर दिए जाने के बाद 24 मार्च 1982 को राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार के अर्धसैनिक शासन का तख्ता पलटकर लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. इरफाद मुख्य मार्शल लॉ प्रशासन बन गए और यह जो बनने के बाद समय देखा गया तो वह जो समय था बहुत कठिनाइयों भरा था, क्योंकि जो सत्ता पर बैठना चाह रहा था तो तख्ता पलट ही एक माध्यम था, न कि लोकतंत्र का माध्यम था। और यह जो सत्ता परिवर्तन था, यह कह सकते हैं कि सेना के द्वारा तख्ता पलट किया जाता था, उसका सीधा प्रभाव भारत में भी देखा जाता था, क्योंकि इन संबंधों के कारण दोनों देश में कटुता का भाव पैदा होता था। तो शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश के शासकों ने भारत विरोधी और पाक समर्थन की नीति अपनाई। यद्यपि इरफाद के कार्यकाल 1982 में भारत विरोधी सुर कुछ हल्का पड़ा, परंतु फिर भी भारत बांग्लादेश उतने मधुर संबंध नहीं कहे जा सकते जितने शेख मुजीब के युग में थे, क्योंकि वह जो युग था वह एक अतीत हो चुका था, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी और मुजीब के मध्य जो समझौते हुए थे
वह जो समझौते थे वो दोनों देशों के मध्य एक मित्रता का भाव पैदा कर रहे थे, परंतु उसके बाद ही जैसे ही उनकी हत्या होती है तो इरफाज जैसे ही वहां के तख्ता पलट में राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं तो वो भारत के विरोध में और पाकिस्तान के समर्थन में नीतियां बनाते हैं। या कह सकते हैं कि उसका जो नीतियां थी वह जो समर्थन था तो भारत के प्रति कम और पाकिस्तान के प्रति ज्यादा था, वह देखा जाने लगा, परंतु हल्का प्रभाव पड़ा और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भी संबंध थे या कह सकते हैं मुजीब के युग में थे वह धीरे धीरे नष्ट होते गए। वस्तुतः शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश में जो नई सरकारें बनी उनका भारत के प्रति कठोर रुख था और 1975 से 1982 के मध्य या कालखंड में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में प्रभाव देखा गया और प्रभाव को पीछे हम देखते हैं विभिन्न मुद्दे प्रमुख थे या कह सकते हैं कि जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो बहुत से ऐसे विवाद थे जो समस्याएं थी उनको हम देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जब विवाद होना शुरू हुआ सबसे पहले जल सीमा विवाद था तो धीरे धीरे समाप्त होता गया क्योंकि शेख मुजीब और इंदिरा गांधी के मध्य समझौते हुए जिसके माध्यम से सीमा का निर्धारण किया गया, परंतु उसके बाद जैसे ही शेख मुजीब हत्या कर दी जाती है और रहमान को बनाया जाता है वहां का राष्ट्रपति बनते हैं वो धीरे धीरे विवाद उत्पन्न करते हैं। तो विवाद उत्पन्न होने में पहला है फरक्का समस्या। तो देखा गया कि भारत और बांग्लादेश के मध्य पहली लड़ाई अगर होती है या कह सकते विवाद उत्पन्न होता है तो फरक्का समस्या का उत्पन्न होता है क्योंकि भारत से बहकर पानी जो बांग्लादेश में जाता था गंगा नदी के माध्यम से वो दोनों देश गंगा नदी के पानी जल के बंटवारे के विषय में अपनी अपनी समस्या रखते थे और विवाद को एक नया नाम दिया गया जो फरक्का के नाम से सब देखा गया जाने लगा और देखा गया कि यह जो समस्या थी इसको दोनों देशों के मध्य समझौते होने के बाद भी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या के रूप में बांग्लादेश के द्वारा प्रयत्न किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उछालने का प्रयास किया तथा भारत और बांग्लादेश को इस जल विवाद को अंतरराष्ट्रीय रूप न देने के लिए सहमत किया, परंतु ढाका व दिल्ली से वार्ताओं के मध्य दोनों देशों से 26 दिसंबर 1977 को एक समझौता किया गया और इस समझौते में कहा गया कि जो फरक्का का समझौता है या गंगा नदी की जो समस्या है उसे एक नए नाम से जाना जाए जिसे हम आज वर्तमान में कह सकते हैं तो जो समस्या थी उसे फरक्का समझौते के नाम से जाना जाने लगा और आज वर्तमान में भी इसे फरक्का समझौता कहा जाता है। इसके बाद आता है द्विपक्षीय समस्याओं को दो समझौतों को अंतरराष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न। देखा गया कि जब शेख मुजीब थे और इंदिरा गांधी थी तो दोनों देशों के बीच एक समझौता किया गया कि भारत और बांग्लादेश के जो मध्य बातचीत होगी वह दोनों देशों के बीच होगी, न कि तीसरा पक्ष में आकर के हस्तक्षेप करेगा। पर देखा गया कि फरक्का का समस्या जब होता है इसमें जब समझौता किया जाता है तो इस समस्या को अंतरराष्ट्रीय मंच पे ले जाया जाता है
या कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ले जाया जाता है और देखा जाता है कि जो दो पक्षी समझौते थे या दो पक्षी समस्याएं थी उनको अंतरराष्ट्रीय मंचों पे रखा जाता है या रखा जाता है और उसको नया रूप देने के लिए एक प्रयत्न किया जाता है जिसके माध्यम से तीसरा पक्ष या कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के से अलग कोई अन्य राष्ट्र इसमें दखल दे करके और समझौते करवाने का प्रयास करता है। पर देखा गया है बहुत इसमें घटनाएं घटती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि दोनों देशों के बीच बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो घटना घटती है और उस घटना के कारण द्विपक्षीय जो घटना घटती है, बांग्लादेश ने गंगा जल वितरण की समस्या को जो द्विपक्षीय समस्या है वह बहुपक्षीय रूप या अंतरराष्ट्रीय दिशा देने का प्रयास किया और बांग्लादेश ने नेपाल, चीन, भूटान और विश्व बैंक को भी इस समस्या में घसीटने का प्रयास करता है, जिसके माध्यम से देखा गया है कि जो अन्य देश हैं, अन्य राष्ट्र हैं, उसमें समझौते कराने से इतर उसमें दोनों देशों के बीच और कटुता का कैसा वातावरण पैदा हो वह प्रयास करते हैं। परंतु भारत की कूटनीतिक राजनीति के कारण ये जो द्विपक्षीय समस्या होती है तो उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पे न ले जा करके वह द्विपक्षीय समस्या को द्विपक्षीय ही रखता है, न कि उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ दखल दे पाता है या न का बांग्लादेश, वो भूटान, न श्रीलंका या कह सकते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कोई इस फरक्का समझौते या गंगा जल विवाद पे बहस नहीं करते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी और वहां के जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजीब, उनके मध्य जो समझौते हुए थे उसको ध्यान में रख करके भारत याद दिलाता है कि हमारे और शेख मुजीब के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि द्विपक्षीय जो समस्याएं हैं उस समस्या में कोई तीसरा पक्ष हाथ नहीं लगाएगा। उसी का परिणाम रहा कि भारत का समझौता या गंगा जल विवाद दोनों देशों के मध्य एक समस्या के रूप में रह गया, न कि तीसरे समझौते के रूप में गया। और इसी में अगर हम देखते हैं कि 1975 से लेकर और 1982 के मध्य जो अन्यत्र समस्याएं थी उनमें एक समस्या अल्पसंख्यकों की समस्या थी। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से विवाद उत्पन्न होता है। तो उसमें देखा गया कि भारत का बंटवारा होता है तो 3 भागों में बंटवारा होता है। पाकिस्तान के 2 भाग मिलते हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। परंतु भारत के इन्हीं 2 मध्यों के बीच देखा गया कि भारत से बाहर जो रह रहे हैं बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, वहां जो शरणार्थी रह रहे हैं या शरणार्थी नहीं कह करके अल्पसंख्यक जो रह रहे हैं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, तो उसमें देखा गया बच्चों की इसमें देखा गया है कि अल्पसंख्यक वहां कुछ ही थे, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 ऐसे देश उत्पन्न होते हैं जो सीधे तौर पर से मुस्लिम राष्ट्र होते हैं और वहां जो हिंदू रहते हैं उनके विषय की जो समस्याएं होती हैं या बांग्लादेश में हिंदू और बिहारी मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, उसका परिणाम स्वरूप ये अवैध रूप से भारत में आते हैं। क्योंकि वहां जो भारत के हिंदू या कह सकते हैं कि हिंदू रह रहे थे या कह सकते हैं गैर मुस्लिम जो वहां रह रहे थे उनमें एक असुरक्षा का भाव देखा गया और देखा यह गया कि जब वहां उन्हें असुरक्षा दिखाई देने लगी तो वे लोग सीधे अवैध रूप से भारत में आना प्रारंभ कर दिया और जिससे भारत की सीमावर्ती प्रदेश जो थे पूर्वी भारत में, तो उसमें चाहे त्रिपुरा रहा हो, आसाम रहा हो, बांग्लादेश रहा हो, मिजोरम रहा हो, इन देशों में राज्यों में देखा गया कि स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही है। इसलिए एक समझौता लाया गया और समझौता अल्पसंख्यकों की
समस्या के लिए लाया गया कि जो भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको सुरक्षा देना, उनको रहन सहन या उनकी स्थायी निवास देना बांग्लादेश का दायित्व है, न कि वे अवैध रूप से भारत में आकर रहे। इसलिए देखा गया कि भारत और बांग्लादेश के संबंध 1973 से 1982 के बीच में अल्पसंख्यकों की जो समस्या थी इसमें भी एक विवाद उत्पन्न होता है, जो आज वर्तमान में भी दिखाई देता है और दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्ण रूप से वह शरणार्थी के रूप में भारत में आकर रह रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि भारत की जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें सामाजिक सुरक्षा का जो व्यवस्था है, खाद्यान्न की जो समस्या है, रहने की समस्या है, आवास की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, वो सभी चीजें भारत में यह कह सकते हैं कि पूर्वी राज्य में जो शरणार्थी रह रहे हैं उनके कारण उत्पन्न हो रही है, और उससे भारत के लोग भी असुरक्षित दिखाई देने लगे हैं और वह पलायन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां दिखाई देता है, और स्थिति दिनों दिन आज देखा जा रहा है कि बिगड़ती जा रही है। ऐसी चीज में अगर हम देखते हैं कि एक जब विवाद उत्पन्न होता है, अल्पसंख्यकों को समस्या उत्पन्न होती है, इसके तुरंत बाद 1974 में ही मुहरी नदी सीमा विवाद उत्पन्न होता है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। तो उसको एक नया नाम दिया गया, मुहरी नदी सीमा विवाद। 1974 में जब देखा गया कि ये नदी जो बह रही है इसके कारण इसके पानी के जो बंटवारा होना चाहिए इसमें भी लड़ाई हो रही है, या कह सकते हैं कि दोनों में समझौते नहीं हो रहे हैं। तो 1974 में एक समझौता गया जिसे नाम दिया गया मुहरी नदी सीमा विवाद कर दिया गया, और यह समझौता 1974 के अनुसार मुहरी नदी के पानी के मध्य रेखा भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा है, क्योंकि यह जो नदी बहती है तो ये दोनों सीमाओं के बीच से बहती है, इसलिए इस नदी को यह कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा के रूप में भी देखा जा सकता है, जो आज वर्तमान में दोनों देशों की समस्या के रूप में दिखाई दे रही है। क्योंकि इस नदी के कारण न तो हम तार की बाड़ी लगा सकते हैं या न बांग्लादेश लगा सकता है, क्योंकि इस नदी का जो प्रवाह होता है तो बरसात के दिनों में जब पहाड़ों पे पानी गिरता है तो अधिक तेज हो जाता है, इसलिए सीमा का निर्धारण करना यह नदी ही माध्यम बना। और यह नदी जो सीमा विवाद था 1974 में समझौता किया गया, जिसे मुहरी नदी विवाद सीमा विवाद का नाम दे दिया गया। और इस समझौते का उल्लंघन बांग्लादेश कई बार किया, परंतु 1979 में भारतीय जमीन पर अपना दावा पेश कर दिया और भारतीय किसानों पर गोलियां चलाई। इस विवाद में 44-45 एकड़ या 24 हेक्टेयर जमीन के बारे में है, जो त्रिपुरा राज्य के बेलोनिया नामक गांव में या कस्बे में मुहरी नदी पर भारतीय तट पर देखा गया कि यह जो घटना घटती है तो 24 हेक्टेयर और 44-45 एकड़ जमीन के बारे में है, जिसमें बांग्लादेश के द्वारा भारतीय किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई और एक नया विवाद को जन्म दे दिया गया, जिसका नाम रखा गया मुहरी नदी सीमा विवाद। इसके बाद आता है नवमुर विवाद आता है। इसके बाद देखा जाता है नवमुर सीमा विवाद आता है। इसके माध्यम में देखा गया है कि यह जो विवाद होता है तो नवमुर एक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ एक नया द्वीप है, और इसका क्षेत्रफल केवल 12 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश इसे दक्षिण तलहटी कहता है और भारत इसे पूर्वाफा की संज्ञा देता है। यह द्वीप भारतीय सीमाओं में है
और भी बांग्लादेश इस पर अपना दावा करता है। अगस्त 1981 में बांग्लादेश के 8 युद्धपोतों ने इस पर कब्जा करने का विफल प्रयास करता है, क्योंकि यह जो द्वीप है इसे बांग्लादेश अपना मानता है और भारत अपना मानता है। इसलिए बांग्लादेश अपनी ओर से सैनिक शक्ति के माध्यम से उस पर कब्जा करने का असफल प्रयास करता है। और वर्तमान में यह देखा गया कि जब असफल प्रयास करता है किसका भारत विरोध करता है, और विरोध के बाद ही वर्तमान में यह द्वीप भारत के अधिकार में है। बांग्लादेश इस मामले को कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहता है और लेकर जाता भी है, परंतु भारत की राजनीतिक कूटनीति के कारण और भारतीय और बांग्लादेश में कुछ ऐसे समझौतों के कारण यह देखा गया है कि उसका यह जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहता है, परंतु उसका विफल प्रयास हो जाता है, क्योंकि भारत की कूटनीति के कारण उसका यह जो प्रयास है तोड़ दिया जाता है। क्योंकि यह जो विवाद होते हैं ये दो देशों के मध्य हैं, जिसमें भारत की पहली अंतिम राय है कि अगर हम दो देशों के मध्य कोई भी विवाद होता है तो उसमें तीसरा पक्ष हस्तक्षेप कभी नहीं करेगा। और इसके बाद आता है अंतिम जो सबसे बड़ी समस्या 1975 और 1982 के मध्य उत्पन्न होती है, उसमें उत्पन्न होती है चकमा शरणार्थियों की समस्या। देखा गया है कि ये चकमा शरणार्थियों की समस्या है दोनों देशों में उत्तेजना पैदा की है, या दोनों देशों में चकमा शरणार्थियों के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। और देखा गया है या कह सकते हैं कि यद्यपि बांग्लादेश ने चकमा शरणार्थियों को वापस लेने का वायदा किया था, क्योंकि जो भारत में आकर के रहने लगे थे बांग्लादेशी, और 1971 में जब भारत और बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश का रूप पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश का नाम दिया जाता है, तो उसमें एक समझौता किया जाता है कि जो भी चकमा शरणार्थी 1971 से लेकर के 1945 से लेकर के 1971 के या 75 के मध्य जो आए हुए हैं, उनको बांग्लादेश अपनी नागरिकता दे और उनको भारत से ले जाए। परंतु देखा गया कि चकमा शरणार्थी वापस लेने का जो वायदा किया गया था वह बांग्लादेश मुकर जाता है, और शरणार्थी बांग्लादेश यह कह सकते हैं कि जाना ही नहीं चाहते हैं और बांग्लादेश ले जाना भी नहीं चाहता है, जिसके माध्यम से देखा गया कि चकमा शरणार्थी जो होते हैं वो भारत में रहना पसंद करते हैं, ना कि बांग्लादेश में। परंतु दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था उसके माध्यम से कहा गया था कि चकमा शरणार्थी हैं, इन्हें जब बांग्लादेश आजाद होगा तो अपने देश की नागरिकता देगा, ना कि भारत की नागरिकता में वो रहेंगे, भारत में रहेंगे। और आज देखा जा रहा है चकमा शरणार्थी भारत के लिए एक नया कलंक पैदा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्हें के द्वारा आज विभिन्न समस्याएं पूर्वोत्तर राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, और उड़ीसा ही नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़ तक अपना रूप दिखा रहे हैं, या वहाँ अनेक समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके माध्यम से भारत की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद का समय आता है भारत और बांग्लादेश का 1982 से लेकर और 2009 के बीच।
तो 1982 देखा जाता है कि 1982 से और 2000 का मध्य का समय था, उतार चढ़ाव तो था ही, पर देखा गया कि अप्रैल 1982 में जब जनरल इरफाद के पत्थर होने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कुछ सुधार हुआ और भारत बांग्लादेश के संबंधों की दृष्टि से निम्नलिखित हम कह सकते हैं कि बिंदुओं को प्रकाश भी डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से इन दोनों देशों के संबंध में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, किन चीजों पर प्रकाश डाला जा सकता है, किन बातों, किन विचारों, किन तथ्यों पर को देखा जा सकता है, वो सभी चीजें 1982 से और 2009 के मध्य पूर्ण रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि इन चीजों में, इन विवादों में जो संबंध स्थापित किया गया था वह भारत और बांग्लादेश के मध्य एक संबंध में एक नई कड़ी का रूप होता है। और देखा जाता है कि अप्रैल 1982 में जनरल इरफाद के सत्तारूढ़ होने के बाद भारत और बांग्लादेश के मध्य जो संबंध धीरे धीरे एक कह सकते हैं कि मधुर होने की ओर आता है या घनिष्ठता की ओर जाता है, उसमें विभिन्न चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल इरफाद ने अक्टूबर 1982 में भारत की यात्रा जब की थी, उसके बाद एक संस्मरण पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके अनुसार 1977 के फरक्का समझौते को रद्द कर दिया गया और संयुक्त नदी आयोग को अगले 18 महीने में गंगा जल के बहाव पर अध्ययन करने को कहा गया। दोनों देशों के बीच एक अन्य समझौते के अंतर्गत भारत ने बांग्लादेश को भारत के कूच बिहार में स्थित दाहग्राम और अंगारा पोटा के दो अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए स्थायी पट्टे पर एक 3 बीघा गलियारा प्रदान कर दिया, जिसके माध्यम से 30 जुलाई 1983 को दोनों देशों के मध्य तीस्ता जल समझौता हुआ। और इस समझौते के अनुसार देखा गया कि भारत और बांग्लादेश सूखे मौसम के दौरान तीस्ता नदी के पानी में तदर्थ आधार पर बंटवारे पर सहमत हो गए, जिससे तीस्ता जब विवाद उत्पन्न हुआ था उसमें धीरे धीरे दोनों देशों के मध्य सहमति उत्पन्न हो गई और जिसके कारण दोनों देशों के संबंधों में तेजी से सुधार भी होने लगा। परंतु मई 1991 में बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत बांग्लादेश संयुक्त आर्थिक सहयोग की बैठक होती है और उस बैठक में भारत सरकार के स्तर पर बांग्लादेश के लिए 30 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की जाती है और संयुक्त नदी आयोग की बैठक फिर की गई और दोनों देशों में बहने वाली नदियों के मध्य जल के बंटवारे की समस्या का व्यापक और दीर्घकालीन हल ढूंढने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया गया और बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली की पुनर्स्थापना 1991 में बेगम खालिदा जिया के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में बनने के बाद भारत बांग्लादेश के संबंध में एक मधुरता दिखाई देने लगी और उस मधुरता के आगमन के अवसर को ढूंढते हुए भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्री बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर अगस्त 1991 में सरकारी यात्रा पर आते हैं और एक ऋण करार करने पर दोहरे कराधान और परिवहन संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए और नदी जल बंटवारे पर अक्टूबर 1991 में नई दिल्ली में और फरवरी 1992 में ढाका में सचिव स्तर पर बातचीत की गई, जिसके माध्यम से अक्टूबर 1991 में राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों के मध्य एक बैठक हरारे में की गई और भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया से हुई भेंट में भारत बांग्लादेश के संबंध कह सकते हैं कि अधिक प्रांगण हुए या अधिक मजबूत हुए और 1992 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख खालिदा जिया ने
भारत की यात्रा पर की और त्रिपुरा के 50,000 चकमा शरणार्थियों की वापसी तथा दोनों देशों के बीच अनाधिकृत आवागमन की जो समस्याएं थी उससे निपटने के लिए भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल बनाने पर सहमत हो गए और दोनों देशों के मध्य जब सहमत होते हैं तो खालिदा जिया की इस यात्रा पर दोनों देश आपसी समझौते करते हैं और उस समझौते का परिणाम यह होता है कि दोनों देशों के भूखंड जो एक दूसरे में थे उनमें उनको आदान प्रदान कर दिया गया और एक समझौता प्रदान किया गया जिसके माध्यम से चकमा शरणार्थी बांग्लादेश जाते हैं और वहां निवास करते हैं और उन्हें वहां की नागरिकता दी जाती है और इस काराधन परिहार के संबंध में करार के अनुसमर्थन में दस्तावेजों दस्तावेजों का आदान प्रदान होता है और 26 जून 1992 को भारत ने 3 बीघा क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित कर देता है जिसके माध्यम से जो कटुता का भाव दोनों देशों के बीच दिखाई देता है वह धीरे धीरे दूर होता है और 1992 के बाद भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वह और मजबूत होता है और देखा गया है कि मजबूत होने के साथ साथ एक और विवाद उत्पन्न होता है जिसे गंगा जल बंटवारा कह सकते हैं। इसमें इस विवाद में एक समझौता होता है और यह समझौता दिसंबर 1996 में होता है और इस समझौते के माध्यम से देखा गया कि यह जो समझौता है ऐतिहासिक है क्योंकि दोनों देशों के बीच गंगा नदी का जो बंटवारा हुआ है उसमें एक अलग तरह की लड़ाई होती है जिसके माध्यम से दोनों देशों की विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और इसमें देखा गया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब 1996 में बनाई जाती हैं क्योंकि उस समय लोकतंत्र आ गया था और लोकतंत्र की पहली प्रधानमंत्री शेख मुजीब के बाद शेख हसीना बनती हैं जो शेख मुजीब की लड़की हैं। तो जब 10 से 12 दिसंबर 1996 के तक भारत की सरकारी यात्रा पर आई और इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने फरक्का में गंगा जल बंटवारे के संबंध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। तो हस्ताक्षर की इस संधि में अवधि में 30 वर्ष रखी जाती है इस संधि की और कहा जाता था 5 वर्ष की अवधि के पश्चात अथवा दोनों देशों के मध्य या दोनों देशों के पक्ष में से किसी एक पक्ष के अनुरोध पर 2 वर्ष के पश्चात इसकी समीक्षा की जा सकती है क्योंकि बिना समीक्षा के उसमें कितनी चीजें कह सकते हैं कितनी चीजों में घटाव होता है या बढ़ाव होता है या गंगा जल के विवाद में कितनी स्थिति सुधरती है या नहीं सुधरती है दोनों में समीक्षा की जाएगी और इसी तारतम्य को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा में लगभग 11 वर्ष से रह रहे 50,000 से अधिक चकमा शरणार्थियों को बांग्लादेश की वापसी के लिए भारत व बांग्लादेश के मध्य 9 मार्च 1997 को अगरतला त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक समझौता संपन्न हुआ और जून 1999 में भारत की पहल पर कोलकाता और ढाका के मध्य एक बस सेवा चालू की गई या प्रारंभ की गई। कोलकाता से ढाका पहुंचने वाली पहली बस के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जो उस समय भारत के थे अटल बिहारी वाजपेयी वे ढाका पहुंचते हैं और उनकी अगवानी के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आती हैं और जो दोनों देशों के बीच एक तरह से कह सकते हैं कि कटुता का भाव या उतार चढ़ाव का भाव दिखाई देता था वह 1997 में अटल बिहारी की यात्रा के दौरान मधुर दिखाई देता है और अटल बिहारी जब वहां जाते हैं तो शेख हसीना को भारत की यात्रा के लिए कहते हैं और उस यात्रा का भाव यह रहता है कि 10 से लेकर 13 जनवरी के बीच 1997
98 में शेख हसीना का भारत में आगमन होता है और जब भारत की यात्रा पर शेख हसीना आती हैं तो उसमें देखा गया है कि बहुत सी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि उनके माध्यम से भारत में एक तरह से कह सकते हैं कि मैत्रीपूर्ण सा अस्तित्व का भाव दिखाई देता है, न कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और इन सभी चीजों के माध्यम से शेख हसीना जब आती हैं तो दोनों देशों के बीच समझौते होते हैं और अनेक समझौतों के साथ साथ पुस्तकों का विमोचन, चित्रकला की प्रतियोगिता, नृत्य संगीत, विशेष रूप से भारतीय जो कलाकृतियां थी या कला प्रतिनिधि प्रदर्शनी थी, वो सभी चीजों का शेख हसीना के आगमन पर प्रदर्शन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के व्याख्यान, योग शिक्षा के योग नीति, नृत्य, शास्त्रीय संगीत आदि कार्यशालाएं परीक्षण के दौरान आयोजित की जाती है। और पारंपरिक हित के सभी क्षेत्रों में देखा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौते हुए हैं वे सभी एक तरह से कह सकते हैं कि मित्रता का भाव दिखाई देता है। और इन्हीं सब के कारण देखा गया है कि जब शेख हसीना यहाँ से जाती हैं तो उन्हें 45 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, जो वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि तीनों क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाए और इस माध्यम से उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो यह जो संबंध होता है तो शेख हसीना का संबंध 1996 के बाद आता है और 1996 से अब तक का जो समय है इसमें देखा गया कि भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वो धीरे धीरे मधुरता की ओर आता है। और शेख हसीना जब प्रधानमंत्री बनती है तो कई बार भारत की यात्रा करती हैं, 2011 में करती हैं, 2012 में करती हैं, 2010 में करती हैं और इसके बाद जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी के साथ नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा करते हैं और उस यात्रा के माध्यम से 6 और 7 जून 2015 को ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों बांग्लादेश की यात्रा पर जाते हैं और दोनों देशों के मध्य भूमि सीमा समझौते पर ऐतिहासिक करार होता है और समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच पिछले 41 वर्षों से चल रहे सीमा विवाद का समाधान होता है और समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच 162 बस्तियों का आदान प्रदान किया जाना तय होता है और बांग्लादेश को 111 बस्तियां मिलती हैं और भारत को 51 बस्तियां दी जाती हिस्से में आती हैं। भारत को 500 एकड़ जमीन प्राप्त होगी। यह समझौते जब होते हैं तो देखा गया है कि उस समय दोनों देशों के बीच सीमांकन का विवाद भी था, क्योंकि जब भारत का बांग्लादेश और पाकिस्तान का निर्माण होता है तीनों का, क्योंकि भारत के 3 भाग होते हैं तो 2 भाग पाकिस्तान को मिलते हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और इन दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण करना यह कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन या जटिल था। तो इन समस्याओं को हल करना भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए बहुत ही कठिन था। इसलिए जब बांग्लादेश की यात्रा पर ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो देखा जाता है कि इन दोनों देशों के बीच जो चल रही सीमा विवाद है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि बांग्लादेश और भारत के दोनों के बीच में फंसी हुई है। इसको कैसे अलग किया जाए, तो अलग करने के लिए सबसे बड़ी चीज थी कि कुछ जमीन जो थी बांग्लादेश में, तो उनमें लगभग 500 एकड़ जमीन भारत को प्रदान की जाती है और भारत में जो जमीन बांग्लादेश की थी लगभग 1000 के आसपास वो बांग्लादेश को दी जाती है। और इन दोनों देशों के बीच लगभग 6 किलोमीटर की सीमा विवाद जो महत्वपूर्ण था उसमें एक समझौता किया जाता है और समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद था जो कई सालों से लगभग 42 साल से चल रहा था, उसमें धीरे धीरे कमी देखी जाती है। और इसके तुरंत बाद
7 2 साल बाद 7 से लेकर और 10 अप्रैल 2017 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 7 वर्ष के अंतराल के बाद 7 वर्ष के अंतराल के बाद भारत की यात्रा पर आती हैं और इन 4 दिन की यात्रा पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और भारत और दोनों देशों के बीच लगभग 22 समझौते होते हैं और इन समझौते के माध्यम से या दोनों समझौते के माध्यम के अंतर्गत कुल लगभग 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज भारत बांग्लादेश को देता है और भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के संयुक्त बयान में आतंकवाद और मजहबी कट्टरवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और सीमा पर अपराध मुक्त एवं शांतिपूर्ण रखने का संकल्प व्यक्त किया जाता है और दोनों देशों के बीच मित्रता का भाव और घनिष्ठ करने का वातावरण पैदा किया जाता है और जो मतभेद थे उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो परंतु देखा गया है कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें सीमा विवाद, चकमा शरणार्थी, जल विवाद, तो इनको कैसे दूर किया जाए, ये भारत और बांग्लादेश के संबंध में आज से नहीं, जब से बांग्लादेश का निर्माण होता है उस समय से चलता आ रहा है और आज भी देखा जा सकता है, यह नहीं नकारा जा सकता है। भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ है क्योंकि बांग्लादेश से कई लाख या कह सकते करोड़ों शरणार्थी आज भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में निवास कर रहे हैं और शरणार्थियों के रूप में वहां रह रहे हैं, जो भारत के लिए सबसे अधिक कह सकते हैं कि खतरनाक साबित होने वाला हो सकता है या कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं। तो देखा गया कि दोनों देशों के मध्य विभिन्न विवाद या मतभेद होते हुए भी दोनों देशों के मध्य घनिष्ठता का संबंध आज वर्तमान में देखा जा सकता है और हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका सार्क और बिश्केक की है क्योंकि सार्क के अंतर्गत 2006 से फाफ्टा का लागू होने के पश्चात दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों में सुधार होता है और 43 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत और बांग्लादेश के मध्य रेल सेवा अप्रैल 2008 में शुरू होती है और कोलकाता ढाका के मध्य बस मैत्रीपूर्ण एक्सप्रेस बस रेलगाड़ी चलाई जाती है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 14 अप्रैल 2008 को बंगाली नववर्ष के रूप अवसर पर कोलकाता के चित्रपुर स्टेशन से ढाका कैपिटल के लिए रवाना करते हैं ट्रेन को और वह जो ट्रेन समझौते के रूप में जाती है मैत्री एक्सप्रेस, दोनों देशों के बीच संबंधों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो देखा गया है कि भारत और बांग्लादेश का जो संबंध था वह भारत के साथ साथ इसका प्रभाव देखा गया है कि भारत में ही नहीं विदेशों में देखा गया है क्योंकि बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं वो भूटान में भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, नेपाल में भी दिखाते हैं और वही नहीं भारत के कई हिस्सों में जाकर के अपना अस्तित्व दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वो आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो कहीं हद तक 1982 से लेकर और 1991 के मध्य जो कटुता या उतार चढ़ाव का था उससे कहीं ज्यादा आज मधुर और घनिष्ठता के रूप में देखा जा सकता है। थैंक यू।